हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के चैनल पर ये हमारा लास्ट लेक्चर है यूनिट्स एंड डायमेंशंस का। तो इस लास्ट लेक्चर में हम बेसिकली सभी प्रकार के प्रॉब्लम्स जो है एक बार कवर कर लेंगे। सॉल्व एग्जांपल्स पे बेस्ड ये वाला लेक्चर है। तो मैं आपको एग्जांपल सॉल्व कर करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से एग्जांपल्स जो है होंगे। अब देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ लिखिए आप। द मास ऑफ ए प्रोटॉन, mass of a proton is equal to 1.6 into 10 to the power minus 27 kg. Calculate number of proton in 1 gram. Protons in 1 gram. Express the answer in terms of order of magnitude. ओके, ये क्वेश्चन पूछा गया है। मास एक प्रोटॉन का मास दे रखा है, 1 ग्राम में कितने प्रोटॉन आएंगे पूछा है, और हमें मैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के रूप में इसे इसका बताना है। तो ऑप्शंस आपके कुछ इस तरीके से है कि पहला ऑप्शन तो 10⁻23, दूसरा ऑप्शन है 10⁻25, तीसरा ऑप्शन है 10⁻24 और चौथा ऑप्शन है 10⁻22। अब देखिए, पहले तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए ध्यान से कि क्या बोला गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिया गया है मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन दिया गया है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 1 ग्राम पूछा है उसने। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 प्रोटॉन। सोल्यूशन इसका, 1 प्रोटॉन का मास कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, 27 kg। नाउ दिस इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 क्या आएगा बताइए? -24 ग्राम्स, क्योंकि 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 3 से कम हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया। अब ये एक प्रोटॉन का मास है। अब एक प्रोटॉन का मास, एक प्रोटॉन का मास यदि इतना है, इधर साइड 1 करने के लिए बोथ द साइड इससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1 ग्राम में कितने प्रोटॉन हो जाएंगे? 1/1.6 इंटू 10⁻24 प्रोटॉन्स हो जाएंगे 1 ग्राम में। ओके, और जब इसको सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा 10/16 इंटू 10⁻24। 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16, और ये हो जाएगा 0.46, 8 6 ज़ा 48, 8 6 ज़ा 48, 8 6 ज़ा 48 और 8 6 ज़ा 48 और 8 4 8 5 क्या आएगा 2016 में। हाँ, मतलब इस तरीके से आएगा 0.62 इंटू 10⁻24। अब 0.62 इंटू 10⁻24 आएगा, तो आपको पता है कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के रूप में इसे रिप्रेजेंट करना है। तो 0.62 इंटू 10⁻24 पहले तो देख लेंगे हम a इंटू 10⁻b के फॉर्म में है क्या? जी हाँ है। फिर ये जो a है ये 0.5 से लेके तो 5 के बीच में ला कर रहा है क्या? बिल्कुल कर रहा है। मतलब इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा 10⁻24। दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके दोस्तों, तो इस तरीके से आपको जो है प्रॉब्लम सॉल्व करने रहते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, उसी लाइन पे बेस्ड अभी और एक प्रॉब्लम।
क्वेश्चन लिखिए, इसका वैल्यू निकालना है आपको। सॉल्व विथ रिगार्ड टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, सॉल्व विथ रिगार्ड टू significant figures। 0.9996 multiplied by 3.54 divided by 1.638। ओके, तो इसका ऑप्शंस आपके कुछ इस तरीके से दिए गए हैं। 2.1603 ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, 2.16 ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, 21.6 और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 21.676। ओके, अब देखिए दोस्तों, यहाँ ऑप्शन देने का यही तो फायदा होता है, जेई नीट एग्जाम्स में ऑप्शन देने का बहुत बड़ा फायदा होता है। अभी देखिए आप, ये जैसे ही इस प्रॉब्लम को देखेंगे आप, तो आपको पता है कि मैं बचपन वाली मेथड तो डायरेक्ट पहले पहले तो मैं ऑप्शन से एलिमिनेशन करना चाहूँगा। इसमें देखूंगा मैं कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो इसमें मुझे पता चल गया 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इसमें मुझे पता चल गया 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, और नीचे में 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। लेकिन 3 सिग्निफिकेंट फिगर लिस्ट है, इसलिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आने चाहिए आंसर में भी। आंसर में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आने चाहिए। तो मुझे दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी में ही 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी में 3 सिग्निफिकेंट फिगर से ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर है, इसलिए वो कैंसिल हो गए। तो बी और सी में से कुछ आंसर होगा। अभी भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, कैलकुलेशन करने की नो नीड ओवर हियर। आपको पता चल जाएगा कि बी आंसर है, सी नहीं है, वो मैं बताता हूँ कैसे। ये देखिए, यहाँ पे 0.996 है, 0.996 मतलब 1 के आसपास की क्वांटिटी है। 1 के आसपास की क्वांटिटी को 3.54 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 3.54 को 1 के आसपास की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आना चाहिए, 3.54 आना चाहिए। तो वो न्यूमरेटर में 3.54 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 1.638 आ जाएगा। मुझे पता है 16 टू ज़ा 32 होता है, तो 1.6 टू ज़ा 3.2 हो जाएगा, मतलब ये अप्रोक्सीमेटली 2 के आसपास आना चाहिए। 21 तो बहुत बड़ा हो गया ना, इसलिए सी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया और बी ऑप्शन इज द आंसर। इस तरीके से आपको सोच समझ के जो है प्रॉब्लम्स करने होते हैं एग्जाम में। ठीक है, आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी। आप कोई बच्चा होगा पूरा कैलकुलेट करेगा तो उसमें पूरा ही समय चला जाएगा, वो नहीं हो पाएगा प्रॉब्लम सॉल्व। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से है आपका क्वेश्चन। इफ वेलोसिटी, फोर्स एंड टाइम are taken to be fundamental quantities, find the dimensional formula for mass। मास के लिए डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। अगर वेलोसिटी, फोर्स, टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी मान ली गई तो डायमेंशनल फार्मूला मास के लिए निकालना है हमें। आपके ऑप्शंस कुछ इस तरीके से दिए गए हैं, के वी टू द पावर -1, एफ टी टू द पावर -1। ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे के एक कांस्टेंट है। ओके, के इज अ कांस्टेंट, एफ टी टू द पावर 1, सी के वी एफ इनवर्स टी इनवर्स, और ऑप्शन नंबर डी आपका है के वी टू द पावर -1, एफ टू द पावर -1 एंड टी। इस तरीके से 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ओके, ये समझ में आ रही है बात आपको? तो बहुत आसान है ये क्वेश्चन को करना है आपको। तो सबसे पहले इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज मान लिया है, किसको, वेलोसिटी को।
मैं वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकता हूँ। वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए मैं करूँगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करूँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि ये लेंथ अपॉन टाइम आएगा, मतलब एल टी टू द पावर माइनस वन आएगा। मतलब मैं ऐसा लिख दूंगा फिर, और फिर फोर्स जो है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका यूनिट होता है, कितने बार बता चुका हूँ। तो एम टू द पावर वन, एल टू द पावर वन, टी टू द पावर माइनस टू हो जाएगा। तो जैसे ये होगा, ये फोर्स का भी हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा, और टाइम का तो ऑब्वियसली टी होगा। तो मास का हमें, मास एम टू द पावर वन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम कर सकते हैं वेलोसिटी टू द पावर ए, वेलोसिटी टू द पावर ए, और फोर्स टू द पावर, फोर्स टू द पावर बी, और टाइम टू द पावर सी, ऐसा लिख सकते हैं। अब लेफ्ट और राइट को कंपेयर करोगे तो b इज इक्वल टू वन निकल के आएगा, b इज इक्वल टू वन निकल के आएगा, ठीक है। माइनस ए माइनस टू बी प्लस सी will be equal to 0, and a plus b is also equal to 0. So a is equal to, यहाँ से a is equal to माइनस वन निकल के आता है। यहाँ पे जैसे माइनस वन ए इज इक्वल टू सब्सटीट्यूट किया मैंने, तो मुझे पता चलता है कि c का वैल्यू जो है ये प्लस वन माइनस टू है, माइनस वन ये माइनस वन, हाँ, और इधर जाएगा तो प्लस वन हो जाएगा, ओके। तो मुझे पता चल गया ए का वैल्यू क्या है, माइनस वन है, बी का वैल्यू क्या है, वन है, सी का वैल्यू भी क्या है, वन है। तो ये वाला बी ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है मुझे, क्योंकि ये वी है, ये वी है, ये एफ है, और ये टी है। तो ऑप्शन नंबर बी मुझे करेक्ट दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ओके, ये बात आपको समझ में आती है। इस तरीके से प्रॉब्लम्स करते जाने दोस्तों। अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ सारे प्रॉब्लम्स, अभी आपको इतने डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। ओके, डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि पहले विस्तार से सारी सब कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब मैं उसी को एक्सप्लेन फिर से विस्तार से नहीं करना चाहता। आपने प्रैक्टिस कर ली होगी ऐसा मेरा मानना है। अ सर्टन फिजिकल क्वांटिटी certain physical quantity is calculated from the formula pi by 3 a square minus b square into h, where a, b and h are all lengths. The quantity being calculated is the quantity being calculated is, जो क्वांटिटी को कैलकुलेट कर रहे हो वो कौन सी है इनमें से। तो पहली तो है वेलोसिटी, दूसरी तो लिखा गया है लेंथ, तीसरी बताया गया है एरिया, और चौथी बताया गया है वॉल्यूम। तो इसमें आंसर बताना है हमें। तो इसमें देखिएगा ए बी और एच तीनों लेंथ है, ओके। तो एक फिजिकल क्वांटिटी इस फॉर्मूले से दी जाती है जहाँ पे ए बी एच और सभी लेंथ है। तो आप बताइए पाई बाय थ्री का तो कोई यूनिट नहीं होगा, क्लियरली पाई बाय थ्री इज यूनिटलेस। अब ए स्क्वायर का यूनिट और बी स्क्वायर का यूनिट वगैरह मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और ये एच है, ये लेंथ का स्क्वायर था इसलिए मीटर स्क्वायर, और ये एच है नहीं ये भी लेंथ है तो मीटर। तो मीटर क्यूब इसका फाइनल यूनिट आ रहा है, या सेंटीमीटर में लिए तो सेंटीमीटर क्यूब इसका फाइनल यूनिट आ रहा है। तो ये काय का यूनिट हुआ, ये वॉल्यूम का यूनिट हुआ। इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है ये क्या मेजर कर रही है, दिस इज मेजरिंग वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज द आंसर। समझ में आ रही है दोस्तों आपको बात? इस तरीके से आपको प्रॉब्लम जो है सॉल्व करने होते हैं एग्जाम में।
ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम देना चाहूँगा। हाँ, ये वाला सॉल्व एग्जांपल से ये सब फाइनल लेक्चर। इन द डायमेंशनल एनालिसिस इन द डायमेंशनल एनालिसिस in the dimensional analysis of the equation velocity to the power x is equal to pressure difference power 3 by 2 multiplied by density minus 3 by 2। यहाँ पे आपको निकालना है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का वैल्यू निकालना है। अब मुझे बताइए, एक प्रेशर डिफरेंस बोला है यहाँ पे, देखिए राइट हैंड साइड में क्या है। मैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड के पावर जो इक्वेट करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड का तो डायमेंशनल फार्मूला कुछ इस तरीके से हो जाएगा। मास का पावर 0 मीटर पर सेकेंड है तो L टू द पावर 1 T टू द पावर -1 हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में है प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर को कैसे गिनते हैं? फोर्स अपॉन एरिया, मतलब केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन एरिया। तो ये हो जाएगा m टू द पावर 1 L टू द पावर -1 T टू द पावर -2। ओके, ये प्रेशर डिफरेंस हो गया। और डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब m टू द पावर 1 L टू द पावर -3। अब मैं इन दोनों को, इन सबको इक्वेट करना चाहूँगा। m टू द पावर 0 L टू द पावर x T टू द पावर -x, दिस विल कम आउट टू बी, अब साथ साथ आपको सॉल्व करना है। ओके, तो m टू द पावर 3 by 2 L टू द पावर -3 by 2 T टू द पावर -3। ओके, और डेंसिटी हो जाएगी m टू द पावर -3 by 2 L टू द पावर -9 बाय, नहीं +9/2। ओके, ठीक है। तो यहाँ से ये और ये कट जाएंगे, तो मेरे पास आएगा x इज इक्वल टू 3 निकल के आ रहा है यहाँ से। ये देखिए, इनको ऐड करके देंगे तो फिर आपका x का वैल्यू 3, x इज इक्वल टू 3। मतलब इसका आंसर है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, बोला है ना, x इज इक्वल टू 3 इज द आंसर फॉर दिस। ओके, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं दोस्तों। मैं आपको सिर्फ एक नमूना बताते जा रहा हूँ यहाँ पे। मेरे पास बैकबोर्ड का कंस्टेंट है इसलिए, नहीं तो मैं आपको पूरा डिटेल में बताया होता। लेकिन डिटेल में भी बता सकता हूँ, अभी भी ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन क्या है ना कि अब जो है वो समय निकल चुका है। अब कैसा है कि आपको सारे प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व कर करके सिर्फ दिखाऊंगा नमूना। पहले कैसा डिटेल में बताता था कंसेप्ट के साथ, तो कंसेप्ट के साथ पिछले लेक्चर्स में सब बता दिया गया है ना, इसलिए अभी कंसेप्ट के साथ नहीं बता रहा हूँ। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। दी SI यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। Suppose we adopt a new unit of length which equals to x meters. The area 1 meter square expressed in terms of the new unit has a magnitude
इसका आंसर निकालना है। ओके, ऐसा यूनिट दे रखा है लेंथ का, वो मीटर है। अब हम एक न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट लेते हैं जिसमें लेंथ जो है एक्स मीटर ली जाती है। ओके, मतलब जो नया सिस्टम ऑफ यूनिट है वो बड़ा है। ये आपको समझ में आ रहा है? आपको पता है कि जब केजी केजी 1000 ग्राम्स होता है तो केजी बड़ा यूनिट होता है ग्राम से। तो होता क्या है कि केजी में कोई भी चीज केजी में कोई भी चीज की वैल्यू कम आती है, मतलब जो बड़ा यूनिट होता है उसमें उसकी वैल्यू कम लिखी जाती है, और जो छोटा यूनिट होता है उसमें उसकी वैल्यू ज्यादा लिखी जाती है। तो उसी तरीके से यहाँ पे होगा। अगर ये समझो बड़ा है, एक्स समझो 1 से बड़ा है, समझो एक्स 4 है, तो 16 मीटर स्क्वायर को 1 मीटर स्क्वायर लिखा जाएगा। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही है? ये देखिए, ये मैं लिख देता हूँ 1 मीटर इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये एक्स मतलब इसका जो ऐसा है इसमें बेसिकली लॉजिक कि देखिए, लेंथ का यूनिट ऑफ लेंथ इक्वल्स टू एक्स मीटर। अब हम एक एक मीटर को मतलब लेंथ ऐसी मान रहे हैं कि वन यूनिट ऑफ दिस न्यू सिस्टम इज एक्स मीटर्स। ओके, तो एरिया का यूनिट 1 यूनिट स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, है कि नहीं? अब ये वाला जो ये नया यूनिट है ना, ये वाला जो नया यूनिट है ये पुराने वाले यूनिट के कितने एक्स मीटर्स के बराबर है। अब ये नया वाले यूनिट का यदि मैं स्क्वायर ले लूं तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर मीटर स्क्वायर। अब हमें पूछा है 1 मीटर स्क्वायर को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, 1 मीटर स्क्वायर को कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो इसको बोथ द साइड एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए तो आपका निकल आएगा 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू x⁻⁻² यूनिट स्क्वायर। इस तरीके से समझ में आ रही है बात? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1 मीटर स्क्वायर को कैसे एक्सप्रेस करेंगे वो पूछा है हमको, ना कि कैसे हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें आंसर निकल आएगा। ठीक है, और दोस्तों बस ये हमारा लेक्चर यहीं तक था। एक प्रॉब्लम आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में सॉल्व करके दिखाइएगा। एक प्रॉब्लम लिख देता हूँ, ये आपके लिए होमवर्क है। इफ डायमेंशंस if dimensions of critical velocity Vc of a liquid flowing through a tube are expressed as n to the power x rho to the power y r to the power z, आपको सॉल्व करके बताना है। ओके, वेयर n rho and r are usual quantities, then the values of x, y, z are given by, then the values of x, y and z are, एक्स वाई जेड का वैल्यू आपको निकालना है। तो मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहूँगा कि जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है उसका यूनिट आपको फाइंड आउट करना है। इसका आंसर भी बता देता हूँ मैं। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट आप फाइंड आउट कर लेंगे, डेंसिटी का यूनिट भी आप फाइंड आउट कर लेंगे, और रेडियस का यूनिट भी आप फाइंड आउट कर लेंगे। ये जब जैसे ही आप ये तीनों फाइंड आउट करेंगे वैसे ही आपका जो है एक्स वाई जेड का वैल्यू कुछ इस तरीके से आ जाएगा कि 1 -1 और 1 आता है।
एक्स इज इक्वल टू 1 आता है, वाई इज इक्वल टू -1 आता है, जेड इज इक्वल टू -1 आता है। ओके, ये ए आई पी एम टी 2014 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। मतलब इसके पहले जब आ, ये ए आई पी एम टी हुआ करती थी तब का क्वेश्चन है ये। ए आई पी एम टी 2014 का क्वेश्चन है। ओके, रिपीटर्स बैच का क्वेश्चन है। ओके, तो ये आई होप आपको लेक्चर्स पसंद आए होंगे। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। थैंक यू।